गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका फ्रेंड अभिषेक। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बजट 2022-23, जिसमें हम लोग जानेंगे बजट क्या होते हैं, इस बार के बजट में कहां कहां पर अत्यधिक व्यय किया जा रहा है और बजट में क्या क्या कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, तथा इस बार के बजट से डिफरेंट क्लास को क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, एवं इस बार के बजट के साथ साथ हम लोग बजट के कुछ ऐतिहासिक पहलू पर भी चर्चा करेंगे। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छे लगे तो इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी शेयर करें, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का बजट जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को थोड़ा इजी बनाऊं, ताकि आपको बजट को समझने में ज़्यादा कठिनाइयाँ ना आए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि बजट क्या है। तो अगर हम बात करें तो किसी एक देश में एक साल में कुल खर्च एवं कुल आय का जो लेखा जोखा रहता है उसे हम लोग बजट कहते हैं। इस बार का कुल बजट 39.45 लाख करोड़ रुपए, 39.45 लाख करोड़ रुपीस इस बार के बजट का लक्ष्य है आज़ादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक भारत को एक सशक्त और समर्थ भारत बनाना, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस बजट के लक्ष्य को पढ़कर। और अब हम लोग बात करते हैं इस बार के बजट के विकास दर के बारे में। तो 9.2% विकास दर मौजूदा वित्त वर्ष में रहने का अनुमान है। 1400 करोड़ रुपए से केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए दिया जा रहा है, एवं 400 नई वंदे भारत ट्रेन अगले 3 साल में चलाई जाएगी। 75 जिलों में डिजिटल बैंक खोले जाएंगे एवं एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी, जिससे हमारे बच्चों की शिक्षा को और भी बेहतर बनाया जा सके। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इस बार के बजट का कुछ हाईलाइट एरियाज़ के बारे में। इस बार के बजट में बताया गया क्रिप्टो करेंसी, जिसे अब तक सरकार बैन बोलती थी या बैन करने की तैयारी में थी, कि अब सरकार बोल रही है कि क्रिप्टो करेंसी से 30% हम लोग टैक्स लेंगे। यदि किसी पर्सन ने 1 करोड़ कमा लिए हैं तो उसे 30 लाख मोटा मोटी सरकार को टैक्स देने पड़ेंगे। उसके बाद हम लोग 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भी लक्ष्य है इस बजट में। ऑप्टिकल फाइबर से यह फ़ायदा होगा कि हमारे गांवों में इंटरनेट बहुत ही अच्छी और तेज़ी से पहुंच सकेगी। इस बार के बजट में जो डिफरेंट क्लास के लिए कुछ अच्छे चीज़ों का इनॉग्रेशन किया गया है, आइए अब हम उससे चर्चा करते हैं। तो इस बार के बजट में समाज को सुशिक्षित करने के लिए 200 नए टीवी चैनलों को सरकार शुरू करेगी, तथा डिजिटल शिक्षण के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की गई है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं जल संरक्षण के बारे में। तो देश में 5 नदी जोड़ो योजना पर सरकार काम करने वाली है, तथा गंगा के किनारे 5 किलोमीटर का क्षेत्र केमिकल मुक्त रखने का भी निर्णय है। अगर हम जनसंख्या नियोजन पर बात करें तो निजी क्षेत्र में सृजित की गई नौकरियां 60 लाख रोजगारों का अवसर बनने की तैयारी है। युवाओं को कुशल बनाने के लिए आईटीआई में ड्रोन तकनीक की भी पढ़ाई होगी। गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण व शहरी गरीबों के लिए 4 करोड़ आवास को मंजूरी दी गई है। खेती को आधुनिक और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। एवं नारी सशक्तिकरण के लिए महिलाओं बच्चों के लिए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी व पोषण 2.0 योजनाओं को लागू करेगी। बेहतर बुनियादी ढांचे और सुविधाएं वाली 2 लाख आंगनबाड़ियों को उच्चीकृत किया जाएगा, मतलब उसे हाईली इक्विप्ड किया जाएगा।
अब पर्यावरण के पर ध्यान दें तो पर्यावरण संरक्षण के लिए इस बार के बजट में है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा एवं थर्मल पावर प्लांट में 5 से 7% बायोमास जलाना अनिवार्य होगा, जिससे कि प्रदूषण का राहत मिलने वाला है। और इस बार के बजट में निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि विकास के लिए हमारे 4 स्तंभ एवं 7 इंजन का जिक्र किया उन्होंने। तो अब आइए हम लोग देख लेते हैं ये 4 स्तंभ क्या क्या हैं। तो समावेशी विकास, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, उत्पादकता वृद्धि, ऊर्जा बदलाव एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकास के 4 स्तंभ को बनाया जा रहा है। और पीएम गति शक्ति मिशन के तहत 7 इंजन, जिसमें कि है राष्ट्रीय राजमार्ग, हाईवेज, रेलवे, रोजगार, बुनियादी ढांचा, कृषि, उत्पादन एवं ऊर्जा विकास को गति देगी ये पीएम गति शक्ति मिशन, जिसके 7 इंजन हैं। और इस बार सरकार हमारे बजट में जो रक्षा पर हम लोग खर्च करने जा रहे हैं वो 5.25 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट के लिए किया गया है। 80 लाख मकान अगले वित्त वर्ष तक बनाए जाएंगे तथा 1000 करोड़ रुपए 5 प्रमुख शैक्षिक संस्थानों को भी आवंटित किया गया है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं केंद्र सरकार का व्यय बजट अनुमान 2022-23 राशि करोड़ रुपए में। तो अगर हम लोग रक्षा पर बात करें तो 3,85,370 करोड़ रुपए, शिक्षा पर बात करें तो 1,04,278 करोड़ रुपए, और स्वास्थ्य पर बात करें तो 86,606 करोड़ रुपए राशि, एवं ऊर्जा पर बात करें तो 49,220 करोड़ रुपए, कृषि एवं कृषि संबंधित बात करें तो 1,51,521 रुपये, एवं पेंशन पर बात करें तो 2,07,132 करोड़ रुपए, एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार इस पर 79,887 करोड़ रुपए खर्च करने की सरकार तैयारी कर रही है। और अगर हम लोग डिफरेंट लें, जैसे केंद्र शासित प्रदेश, परिवहन, राज्यों को हस्तांतरित राशि, कर प्रशासन, सामाजिक कल्याण, वैज्ञानिक विभाग, ग्रामीण विकास में इस बार सरकार खर्च करने वाली है 2,06,293 करोड़ रुपए। इन सारे राशि का कुल योग हो रहा है 39,44,909 करोड़ रुपए, जो कि हमारे बजट के गणित के लगभग करीब है 39.45 लाख करोड़ रुपए। और अब हम लोग बात करेंगे कि सरकार के पास रुपए कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और सरकार के रुपए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अगर हम लोग 1 रुपए को अपना मानक मान ले, स्टैंडर्ड मान ले, तो सरकार को कहाँ से पैसा आ रहे हैं उसके बारे में कहने अब हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे। तो 1 रुपए को मानक माने तो हमें 16 पैसे वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से आ रहा है, 15 पैसे हमें आयकर से आ रहा है, 35 पैसे हमें उधार एवं अन्य देयताओं से आ रहा है तथा 5 रुपये सीमा शुल्क से आ रहा है, 2 रुपये गैर ऋण पूंजी से आ रहा है, 2 रुपये गैर कर राजस्व से आ रहा है, 7 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आ रहा है, एवं 15 पैसे हमें कॉरपोरेशन टैक्स से आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा रुपया कहाँ कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। तो 4 रुपये पेंशन, अगर हम लोग मानक 100 रुपये माने तो 4 रुपये पेंशन में खर्च किया जा रहा है, 8 रुपये रक्षा क्षेत्र में खर्च किया जा रहा है, 20 रुपये ब्याज भुगतान पर कर रही है सरकार खर्च, क्योंकि सरकार
प्रीवियस में बहुत सारे कंट्रीज़ या वर्ल्ड बैंक या डिफरेंट बैंक से लोन भी लेती है, तो उसका ब्याज का इंटरेस्ट बनता है, उसे भुगतान भी करना पड़ता है। फिर 17 रुपये कर और शुल्कों में राज्यों का भी हिस्सा है। 15 रुपये सेंट्रल सेक्टर स्कीम पर खर्च होने वाले हैं। 8 रुपये सब्सिडी पर खर्च होने वाले हैं। 9 रुपये केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर खर्च होने वाले हैं और अन्य 9 रुपये वो अन्य खर्चों पर खर्च होने वाले हैं तथा 10 रुपये वित्त आयोग एवं अंतरण पर खर्च होने वाले हैं। और अब हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की भी बात करेंगे जो बजट से रिलेटेड है। तो भारत में पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक जेम्स विल्सन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और सबसे लंबा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है, तो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल में उन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। इसके बाद के नंबर पर पी चिदम्बरम जी हैं जो 9 बार बजट पेश कर चुके हैं। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा जी ने 8 बार और मनमोहन सिंह जी ने 6 बार अधिकतम बजट को पेश किया है। और अब हम लोग बजट के कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं। पहला टर्मिनोलॉजी है बजट अनुमान। तो सरकार बजट में आगामी वित्त वर्ष में कमाई और खर्च का अनुमान देती है, इसे ही बजट अनुमान कहते हैं। एक टर्मिनोलॉजी है संशोधित अनुमान। बदली परिस्थितियों में अक्सर सरकार के आय एवं व्यय के अनुमान में बदलाव हो जाता है। बजट में चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान भी दिए जाते हैं, साथ ही पिछले वित्त वर्ष का वास्तविक लेखा जोखा भी दिया जाता है। एक है राजकोषीय घाटा। कमाई कम और खर्च ज़्यादा होने पर सरकार को घाटे में माना जाता है और इस अंतर को राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। यदि कमाई ज़्यादा हो तो राजकोषीय मुनाफा फिजिकल सरप्लस कहा जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं राजस्व घाटा के बारे में। तो देश चलाने के लिए होने वाले खर्च राजस्व व्यय होते हैं। यह खर्च सब्सिडी देना, वेतन देना, कर्ज व राज्य सरकार को अनुदान देना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं पूंजीगत व्यय के बारे में। जिस खर्च से सरकार को कमाई होती हो उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। ऐसे व्यय किसी परियोजनाओं में निवेश आदि के मद से होते हैं। स्कूल, कॉलेज, सड़क, अस्पताल आदि बनाने में यह खर्च होता है, जिसे हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शेयर बाजार में 1 साल से ज़्यादा समय पैसा लगाकर हुए लाभ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। 1 साल से कम समय में मिले लाभ को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। अब लास्ट अगर हम एक बजट पर नज़र पड़े तो हमें राजस्व प्राप्तियां 2022-23 में अनुमान है 22,04,422 करोड़ रुपए। कर राजस्व हमें प्राप्त होने वाला है 19,34,771 करोड़ रुपए। पूंजी प्राप्तियां होने वाली हैं 17,40,487 करोड़ रुपए तथा अन्य कुछ व्यय है जैसे कि हमें इस बार राजस्व घाटा भी होने वाला है, वो है 9,90,241 करोड़ रुपए का। और अगर हम राजकोषीय घाटा की बात करें तो वो हमें इस बार 2022-23 में होने वाला है 16,61,196 करोड़ रुपए का। अब हम लोग रक्षा क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही हर बार के बजट में एक हाईलाइट एरिया रहता है। तो रक्षा क्षेत्र शीर्ष 3 देश हैं जो रक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। रक्षा क्षेत्र के लिए इस बार हमारे इसमें जो आवंटित किया गया है रुपया वो पिछले साल से 10% अधिक है। इस बार का हमारा रक्षा क्षेत्र पर कुल बजट है
5,25,166 करोड़ रुपए, जो कि 10% अधिक है पिछले साल से। तथा विश्व में अमेरिका सबसे अधिक रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है, उसकी जीडीपी का 3.7%। उसके बाद चीन का नंबर है जो अपनी जीडीपी का 1.3% रक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। और उसके बाद हम भारत का नंबर है जो हम तीसरे स्थान पर आते हैं रक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करने के लिए। और इस बार के बजट में एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बहुत सारे रुपए दिए हैं ताकि हमारे देश में जो बिजली या एनर्जी का प्रोडक्शन है वो क्लीन एनर्जी हो और रिन्यूएबल एनर्जी हो। लाइक हम लोग सोलर प्लांट, विंड एनर्जी, वो हाइड्रो वाटर इलेक्ट्रिक, जो कि हम लोग पानी से इलेक्ट्रिक बनाते हैं, उन सबों पर सरकार इस बार अधिक से अधिक ध्यान दे रही है। और इस बार के बजट में सरकार ने नदी जोड़ो परियोजना को भी बहुत ही ध्यान में रखा है। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन से नदी जोड़ो परियोजना को सरकार इस बार टारगेट कर रही है और इसका फ़ायदा किसानों को किस प्रकार मिलने वाला है। पर सरकार खर्च करने वाली है 44,605 करोड़ रुपए, जिसमें से 1,400 करोड़ रुपए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर खर्च करने वाली है। फिर दूसरी परियोजना है दमन गंगा एवं पिंजाल, और तीसरी नदी है पार तापी नर्मदा नदी। फिर चौथी है गोदावरी और कृष्णा नदी। पांचवी है कृष्णा एवं पेन्नार नदी और छठी है पेन्नार एवं कावेरी नदी। इन सबों को नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसका फ़ायदा ये होने वाला है कि किसानों को इरिगेशन अपने खेती के लिए पानी को अच्छे से उन तक उपलब्ध कराया जाना, और बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर सूखाग्रस्त है वहाँ भी पानी को पहुँचाना, तथा हम लोग नदी जोड़ो परियोजना से अब आने वाले भविष्य के लिए स्वच्छ बिजली का भी उत्पादन कर सके। और इस बार के बजट में एक दो पॉइंट जो बहुत ही हाईलाइटेड रही इस बार के बजट की, तो सरकार इस बार आरबीआई बैंक द्वारा एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया है कि इस साल अप्रैल तक एक डिजिटल मुद्रा आ जाएगी। और डिजिटल मुद्रा का फ़ायदा हमारे देश को भी बहुत होने वाला है। जैसे हम कोई भी ट्रांजैक्शन अभी नोट में करते हैं तो वो सारे ट्रांजैक्शन डिजिटली हो पाएंगे डिजिटल करेंसी आने के बाद। और इस बार के पूंजीगत खर्च के लिए सरकार ने 7.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। और पूंजीगत खर्च में सरकार जनरली बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, रेलवेज़ इन सब को रखती है, जिससे सरकार को बाद में फ़ायदा पहुंचता है। तो पूंजीगत खर्च को देखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चालू भी कर दिया है। तो इसी सबों के साथ आज का ये बजट सेशन समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बजट सेशन बहुत ही अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।